हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे जलवायु। जलवायु में अपन ने पढ़ लिया था। पहले तो जलवायु क्या होती है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे अपन। आपके आगे होंगे समझ में। अब आगे है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून। अब मानसून क्या होती है, अपन सुनते हैं ना आम भाषा में कि मानसून कब आ गया, अभी मानसूनी वर्षा, मानसून आने वाला है। तो मानसून क्या होता है? मानसून का अर्थ है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होना ही मानसून कहलाता है। ठीक है। अब मानसून का अर्थ आगे होगा आपकी समझ में, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होना, यही मानसून है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, एक ये भी लिख लो आप, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन होना। ठीक है, मानसून कहलाता है। अब ये मानसून तो आ गया समझ में। अब भारत में मानसून किस प्रकार से प्रभाव डालता है? भारत में मानसूनी वर्षा, मानसून के द्वारा ही वर्षा होती है। तो पहले तो इस बारे में किसी को नहीं पता था कि मानसून कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन जो बाहर से लोग समय समय पे विदेशी क्योंकि पहले जलमार्ग ही थे, तो जलमार्ग के द्वारा वो आए, तो उन्होंने यह महसूस किया कि ऋतु के अनुसार उनकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जो जलयान चलाते हैं, जल में जो वो जहाज लेके आते थे, तो उनमें उन्होंने ये महसूस किया कि ऋतु के अनुसार, जैसे अपने यहाँ 6 ऋतुएं मानते हैं भारत में, मुख्यतः 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। तो ऋतु के अनुसार उनकी दिशा में, क्योंकि जिस तरफ वायु चलती है ना, उसी तरफ वो जहाज चलते हैं, उसकी विपरीत दिशा में जहाज नहीं चल सकते पानी में। तो उन्होंने ही यह सबसे पहले महसूस किया था कि मानसून का परिवर्तन मतलब ऋतु के अनुसार इसमें वायु में परिवर्तन होता है। अब मानसून का प्रभाव जैसे अपने भारत में देखो, मैं भारत का मैप बना देती हूँ। ये रंगी बना दो जैसे मैंने। अब भारत में मानसून कहाँ से आता है? इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर। ठीक है ना। अब इसमें देखो, कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है जो कि कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23 डिग्री
23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। अब भारत का आधा भाग तो है शीतोष्ण कटिबंध में। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था तीनों कटिबंध होते हैं, वो एक बार फिर बता देती हूँ, आपके ध्यान रह जाएगा। जैसे ये पूरी पृथ्वी है, इसको अक्षांशों के अनुसार 3 कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है ना। 3 कटिबंधों में बांटा गया है। अब यह देखो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। करक रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध तापमान के अनुसार बांट रखा है इनको। शीतोष्ण कटिबंध समझाने के लिए कल भी मैंने तुमको बताया था। अब 66.5 से और 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ पोल है ना, यहाँ पे पाया जाता है शीत कटिबंध। बर्फ जमी रहती है यहाँ, शीत कटिबंध। और ये भी शीत कटिबंध, ठीक है। अब तापमान के अनुसार अभी मैंने बताया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है कर्क रेखा है, यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसका दक्षिणी भाग तो आएगा उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, और यह भाग उत्तरी भाग आएगा शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक है ना। अब उष्ण कटिबंध में कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि पवनों की दिशा किस प्रकार से प्रभावित होती है। पवनों की दिशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, और दाब किससे बनता है? तापमान से। जैसे जहां पर तापमान अधिक पाया जाता है वहां पे वायु दाब निम्न पाया जाता है, ठीक है। और जहां पर तापमान कम पाया जाता है वहां पर वायु दाब इसका अपोजिट है। यह चीज आप ध्यान रख लेना। कल भी मैंने तुम्हें समझाया था वायु दाब और पवन तंत्र जो आपने पढ़ा था ना, प्रभावित करने वाले कारक। जहां पर ये चाहे तो आप लिख लो, जहां तापमान अधिक पाया जाता है, वहां पर वायु दाब निम्न पाया जाता है, कम पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। और जहां पर तापमान कम पाया जाएगा वहां पर वायु दाब ऊंचे हो जाएगा। अब वायु के दाब देखो, तापमान की यह विशेषता होती है कि तापमान अगर अधिक होगा ना तो वायु अपने आप ही ऊपर उठती है। अधिक तापमान, अधिक जो देखो अपन जो भी चीज कल मैंने तुम्हें उदाहरण देके समझाते, ये चीज ढंग से समझ लेना। ये लेसन इस आपकी बुक में सबसे हार्ड लेसन यही है समझने का। अगर समझोगे नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसमें देखो कल भी मैंने समझाया था, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, जब वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, 100 डिग्री से भी ऊपर गर्म हो जाता है, उबलने लगता है पानी, तो वो बाहर की ओर ऊपर की ओर भाप बन के उठने लगता है ना। कुछ देर अगर आप देखेंगे नहीं तो वो सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो भाप बन के उड़ जाएगा वो पानी। पहले तो पानी था, उसमें भार था, समझ गए ना। जब वो ठंडा था तो उसमें भार था। आप जैसे कोई भी बर्तन में पानी डालते हैं, अपन गिलास में पानी डालते हैं या कोई बर्तन में पानी डालते हैं, अपन गैस पे रखते हैं, तो जब अपन पानी रखेंगे तो समझ लो वो आधा पतीला पानी का है, अपना आधा बर्तन पानी का भरा हुआ है, समझ लो आधा बर्तन ये पानी का भरा हुआ है। लेकिन ये देखो अपने गैस जला दी इसमें, ठीक है ना, स्टोव जला दिया, तो अगर ये पानी गर्म होगा, जो जो ये गर्म होगा, इसका मतलब है तापमान बढ़ता जाएगा। क्यों? तो ये वाष्प बन के अपने आप ही उठता जाएगा, ऊपर उठ जाता है। तो कुछ समय के बाद आप देखते हो कि अत्यधिक उबाल आने के बाद अगर आपने थोड़ी देर नहीं देखा उस पानी को तो वो पतीला बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इससे समझाने का मतलब मेरा ये है, यही तापमान और वायु दाब का संबंध है कि जहां पर
तापमान अधिक होगा, वहां से वायु उठकर ऊपर चली जाती है और वहां फिर वो स्थान खाली हो गए ना, तो खाली हो जाएगा तो वो वायु में दाब कहाँ रहेगा, समझ गए ना। वायु दाब समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि वायु में दाब कहाँ रहेगा, जब वो चीज खाली हो जाएगी, वहां से वो जो स्थान खाली हो जाता है वहां पे फिर कम वायु दाब पाया जाता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया, जहाँ तापमान अधिक पाया जाता है वहां पर वायु दाब निम्न पाया जाता है या कम पाया जाता है, और जहाँ पर तापमान कम पाया जाएगा वहां पर वायु दाब अधिक। इसका मतलब क्या हुआ, ठंडे प्रदेशों में वायु दाब अधिक पाया जाता है और गर्म प्रदेशों में वायु दाब निम्न पाया जाता है। यही स्थल और जल का स्वभाव है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे मानसून की, यह मैंने समझाने के लिए बताया हूँ मानसून की। अब आपने देखो, मैंने अभी बताया तुम्हें कि मानसून आते हैं गर्मियों में, अपने यहाँ मानसून जैसे गर्मी जून जुलाई मई में आते हैं मानसून, गर्मियाँ होती है ना, गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम क्या होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है। अब ये चीजें अपन ने पढ़ी भी है पहले ही। उसके बाद अब पानी जो होता है, जल होता है और स्थल होता है, इनका स्वभाव अलग अलग होता है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जल जल्दी से गर्म नहीं होता है और गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे ही ठंडा होता है, लेकिन स्थल का स्वभाव अलग होता है। स्थल जल्दी से ही गर्म होता है और जल्दी से ही ठंडा होता है। अब देखो, अपने यहाँ मानसून कैसे आते हैं। अब गर्मियाँ जैसे कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, मई में मानसून आते हैं ना, अपन ये मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्थलीय भाग पर कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है, तो कर्क रेखा स्थलीय भाग में से गुजर के ना, अपने भारत में से, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं, भारत में स्थल भाग में गुजर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर सूर्य चमकता है वहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। अब गर्मियों में यहाँ का तापमान अधिक है, ठीक है ना, क्योंकि सूर्य चमक रहा है। अब तापमान अधिक है तो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब यहाँ का कम होगा, ठीक है ना, वायु दाब कम होगा। अब ये है पूरा स्थलीय भाग। अब इसी प्रकार से इसके तीनों ओर यहाँ जलीय भाग। अब जलीय भाग में इसका विपरीत पाया जाएगा, जलीय भाग में इसकी विपरीत स्थिति पाई जाएगी। तापमान, क्योंकि जलीय भाग है, जल है तो जल्दी, अब तापमान कम होगा, वायु दाब वहां जलीय भाग में अधिक होगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि पवन क्या होती है, पवन या वायु क्या होती है, उच्च वायु दाब कैसे चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, वायु दाब की ओर चलती है वायु, ठीक है ना। तो अब मैंने तुम्हें बताया कि वायु दाब निम्न है, स्थलीय भाग का, गर्मियों की बात कर रहे हैं अपन, मई अप्रैल में, ठीक है ना, और जलीय भाग का वायु दाब अधिक है। तो पवनें किधर से चलेंगी, पवनें चलेंगी जलीय भाग से स्थलीय भाग में, और इन्हीं पवनों को क्या कहते हैं, मानसून, ठीक है, मानसून कहते हैं इन्हीं पवनों। अब ये जलीय भाग से आती हैं तो स्वभाव मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि पवनें जिस भाग से गुजरेंगी अपने साथ उनका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। जैसे वो जलीय भाग से गुजरेंगी तो आर्द्रता और वाष्प को अपने साथ लेके चलती है, वो आर्द्र पवनें हो जाती हैं, और स्थलीय भाग से गुजरेंगी तो वो शुष्क पवनें रहती हैं। अब ये जलीय भाग से आती हैं, इसीलिए मानसून से अपने यहाँ वर्षा होती है। अब वर्षा किस प्रकार से होती है यह भी अपन पढ़ेंगे। देखो एक बार अपन रीडिंग मार लेते हैं अपनी बुक की, जिससे कि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है ना। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरब वासियां जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था कि वो ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में जो परिवर्तन था उन्हें ही अरब वासियों ने नाम दिया था, इसीलिए क्योंकि अरब मौसम शब्द से बना है ना मानसून, अभी मैंने बताया था। अब मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है।
मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने बताया ना, निम्न दाब या वायुदाब कम का क्षेत्र होता है। क्यों होता है यह मैंने अभी बताया ना, क्योंकि तापमान अधिक होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे कि मानसून आते हैं। मैंने अभी समझाया। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, जिसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ये हिंद महासागर में मेडागास्कर नामक स्थान है, देश का नाम है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। समझ गए ना। अब तिब्बत का पठार है भारत से ऊपर, इधर है तिब्बत का पठार, ठीक है ना। इधर तिब्बत, इधर तिब्बत का पठार के हिमालय के उधर वाले भाग में। अब है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जड़ धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जड़ धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त ये जड़ धाराएं मैं बताऊंगी, ये 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उत्पन्न होती है। यह आगे बताऊंगी मैं, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। यह कम दाब और उच्च वायुदाब के क्षेत्र को ये खिसकता है, ऋतुओं के अनुसार खिसकता है। ये जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, इससे यह वायुदाब भी इसी से प्रभावित, क्योंकि तापमान से ही यह प्रभावित होता है। इसे के इस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी दोलन के नाम से, कि दक्षिण में खिसक जाता है ना, यह दक्षिणी दोलन। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महासागर तथा ताहिती प्रशांत महासागर के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। ये देखो, जो दाब और तापमान ही मानसून को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें देख रखा, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है औसत से कम, और विलंब से, अगर दाब कम है, औसत से कम है, ऋणात्मक है, तो इसमें जो ये मानसून आता है वो ऋणात्मक मतलब कम होगा या देर से आएगा। कई बार अपन सुनते हैं ना भाषा में कि अब की बार मानसून लेट है, अब की बार मानसून से वर्षा कम हुई है, तो इससे फिर यह देर से आएगा। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर गुजरती है। पेरू तट है जो ये दक्षिणी अमेरिका है ना, इसके पश्चिमी तट पे पेरू तट है, तो वहां पर यह एल नीनो धारा उत्पन्न होती है जो कि गर्म जल की धारा है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन का नाम दिया गया है। अब देखो, यह मैंने तुम्हें बता दिया कि मानसून किस प्रकार से प्रभावित होता है। उच्च वायुदाब और कम वायुदाब या तापमान से वायुदाब प्रभावित होता है, और उच्च और निम्न दाब से कि मानसून किस प्रकार से आता है, मैंने तुम्हें ये समझा दिया। अब अपन कल पढ़ेंगे मानसून का आगमन और वापसी, किन किन क्षेत्रों में कब कब मानसून पहुंचता है और कब यह किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है।